में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुनील मिश्र हूं और आप सब लगभग मई माह से लगातार इस कार्यक्रम को देखते आ रहे हैं। आप सबकी वजह से ही हम लगभग 160-61 कलाकारों तक बात कर सके हैं। आज देश दुनिया की ख्याति प्राप्त कलाकार सुश्री मालिनी अवस्थी जी हमारी अतिथि हैं, हमारी मेहमान हैं। और यूँ तो इस कार्यक्रम की जब से शुरुआत हुई थी तभी से हम उनके लिए प्रतीक्षित थे और ऐसा लग रहा था कि वो इस कार्यक्रम में आएंगी तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी और उनकी एक पूरी कला यात्रा को लेकर, जो कि हम सभी के मन में उनकी एक जो छवि है, हमने उनको अनेक प्रतिष्ठित आयोजनों में गाते हुए देखा है। उनके कितने कितने कलर हैं, उनकी अपनी क्षमताओं के कितने आयाम हैं और उनकी अपनी विचारमत्ता, उनका अपना एक बौद्धिक प्रखरता, बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जिनके बारे में कभी उस तरह से जानने का मौका नहीं मिलता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहाँ पर उन्होंने ऐसी बातें साझा की हों। लेकिन यह है कि एक मूर्धन्य कलाकार के रूप में, एक आश्वस्त और ऊर्जा से भरी हुई कलाकार के रूप में हमने उनको देखा है, जाना है, तभी हम लोगों ने उनको पसंद भी किया है, अपने मन में बिठाया है। ये एक लंबा समय हुआ एक पूरी यात्रा का, जिसमें वो आज हम जिस रूप में उनको देखते हैं, जानते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी होगी, एक लंबी यात्रा है, लंबी संघर्ष की सीरीज होगी, लंबी उपलब्धियां भी होंगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। वो आ गई हैं तो हम उनको जोड़ लेते हैं और उनसे बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके रहते हुए उनके लिए कोई भी भूमिका बांधना जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज करने जैसा है। सबको नमस्कार करती हूँ सादर। ये हमेशा एक मैं इस चीज को बहुत इमोशनली फील करता हूँ कि सोसाइटी, समाज और दुनिया जो है ये आपके आज को देख के अभिभूत होती है। एक सेकंड लगता है, मतलब आपका नाम लिया, आपकी छवि, आपकी कितनी मुद्राएं, आपका कितनी तरह का स्वर, सब कुछ वो रिसीव करते जाते हैं। लेकिन दरअसल इसके पीछे कितना बड़ा तप है, कितनी तपस्या है, और सब कुछ जो सच्चा हासिल है वो बड़ी परिश्रम से होता है। ये तो देखिए विडंबना है और संसार हमेशा से ऐसा रहा है। जो आपको जिस रूप में देखता है, और यदि आप सफल हो गए, या मैं कहूंगी सफलता का भी पैमाना बड़ा रिलेटिव है। हर कोई अपनी अपनी दृष्टि से सफलता के को किस दृष्टि से सोचता है। लेकिन थोड़ा बहुत भी नाम यदि हो गया आपको, लोग कुछ ये तो वो आ, उसी क्षण उसी क्षण को सत्य मानते हैं। जबकि शायद कलाकार या व्यक्ति वहां तक पहुंचते पहुंचते इतना ये तो नहीं कहूंगी कि संघर्ष चेतना शून्य हो जाता है, लेकिन वो इतनी यात्राएं जी चुका होता है एक जीवन में। मैं तो ये कह सकती हूँ कलाकार जो भी यदि सफलता के आसपास भी, शिखर के आसपास भी कहीं पहुंचा है, स्वाद उसने किसी भी सफलता का, छोटी भी सफलता का आस्वादन किया है, तो उसके पहले कितनी जीवन वो जी चुका होता है, तब वहां पर पहुंचता है। तो वो बड़ा तटस्थ हो जाता है। जो गहरे कलाकार है, मैं कहूंगी, या सच्चे कलाकार है, वो अपने इस सफलता के प्रति, इस प्रसिद्धि के प्रति या ख्याति के प्रति तटस्थ भाव रखते हैं। और वो ही होना चाहिए, क्योंकि आज है कल नहीं। और ये जिनकी वजह से होता है, जिस साधना की वजह से होता है, मैं तो प्रतिक्षण उन गुरुओं को और अपने सभी सुनने वालों को, सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। एक उस्ताद थे, आपको मैं बताऊं, उन्होंने, आप जानते हैं मुराद बहुत अच्छा सारंगी इतना अच्छी बजाते हैं, हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से हैं। हाँ। उनके पिता गुलाम साबरी खां साहब, तो उनके साथ एक बार कश्मीर में, श्रीनगर में कार्यक्रम चल रहा था, और वहां पर प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही एक बात हुई, और होने के बाद तैयारी के साथ, मुजफ्फर अली साहब का जाने खुसरो था, हम लोग कर गए। जैसी तैयारी थी उससे कुछ लाइव में, आपको पता है, कुछ कुछ फेरबदल हो गया। जब हम लोग ग्रीन रूम में आए तो वो कहने लगे कि मैं मान गया आपको, आपने कमाल किया आज, कि आपने जाहिर नहीं होने दिया कि
क्योंकि मुजफ्फर अली साहब बहुत तैयारी के साथ उनके जो सूफियाना कलाम पेश होते हैं उनमें ऐसे होगा तो उठना होगा, तो अब इसके बाद अंतर आएगा, फिर म्यूजिक रिपीट, ही इज वेरी, मतलब उनको उनके एक अलग खांचे में उनकी एक म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। तो उसमें आप अपनी तरफ से करें तो ही इज नॉट वेरी ओपन अबाउट इट। तो हम्म। मेरे उनसे इतना सालों से हो चुका है, तो कला हम लोग तो सीखे हुए हैं भाई, शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए। जब वो हो गया तो वो मुझसे कहने लगे कि आपने कमाल आज दिखाया, आपने उसको कितनी रवानगी के साथ आप उसको ले गई आगे, ऐसे कि जैसे कि किसी को लगता है मुजफ्फर भाई को भी नहीं पता चला होगा कुछ हुआ होगा। तो मैंने कहा आकर के कि नहीं बिल्कुल, आप लोग की बड़प्पन है और आप लोग का आशीर्वाद है कि निभ गया। तो उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक कलाकार थी, ग्रीन रूम में बताया, और वो कलाकार जब गा गई तो कुछ गड़बड़ गा गई, तो गाने के बाद जब वो ग्रीन रूम में आई तो वो अपनी झेप को मिटाने के लिए, बड़ी कलाकार थी वो, हम्म। लगातार जितने साथी कलाकार थे उनसे कहती रही कि आज मेरा मूड नहीं ठीक था, और वो कुछ वो, मुझे लगता है हारमोनियम भी ट्यून नहीं था, और कुछ वैसा हो गया, और कुछ बात नहीं बनी, कुछ अपना बताने लगी कि ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। तो वो उस्ताद बोले, गुलाम साहब अली खां साहब, कि मैंने उनको बोला कि तुमने हॉल की तालियां सुनी थी, हम्म। सब गड़गड़ा के पूरा सभागार गूंज उठा था तुम्हारी प्रस्तुति के बाद। ये बताओ कि आज के दौर में जब भाई भाई के लिए चाले तो ताली नहीं बजती, एक आदमी मोहल्ले में खड़ा हो जाए कि सुनो तुम लोग मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं होता। बापों के नसीब नहीं होते कि लड़के बापों की बात सुने, लड़के पिता की बात सुने। वहां पे तुम कुछ कह रही हो और सैकड़ों लोग बैठ के तुमको सुन रहे हो, और जब तुम जा रही हो तो ताली बजा करके तुम्हारा अभिवादन भी कर रहे हैं, तो नाशुक्रा कभी भी नहीं होना। एक कृतज्ञता जो है हमेशा की, ये सिर्फ कलाकारों को, कुछ ही लोगों को ये ईश्वर का वरदान प्राप्त है कि वो कैसा भी करके जाएंगे, जनता हमेशा उनको स्वागत करके ही भेजती है। तो कभी भी इसके लिए नाशुक्रा मत होना, वो बात मेरे हमेशा दिमाग में रहती है कि इसलिए अच्छा होता है नहीं होता है जो भी है, ये सिर्फ प्रकृति ईश्वर का और लोगों का सिर्फ देन है। ये एक पूरा साल जो इस समय हम लोग अंतिम चरण में 2-3 दिन बचे हुए हैं, जी एक तकलीफ भी जीवन में आई बहुत बड़ी, उसको भी आपने सहा। मैं कहने में डरता हूँ बार बार, लेकिन यह है कि मैं कोशिश आप भी कीजिएगा कि हम सब की हम्म। स्थिति यही है कि हमको बहुत सहना पड़ता है, और सबके सामने हर जी आदमी हमारी मुस्कान ही देखना चाहता है, हमारी पीड़ा को नहीं देखना चाहता। जी लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति आपके पिता, जी और उस सब के बाद संभलना, और इस पूरे चारों तरफ के वातावरण में जो जहाँ हर जगह आपकी नींद भी सुकून की ना हो, खाना पीना तो दूर की बात है, आप जब अपने को ये लग ही नहीं रहा है कि दुनिया का आगे क्या होने वाला है, इस पूरे मानस में दो हम्म। धाराओं पर, एक गृहिणी के रूप में माननीय अवस्थी और एक कलाकार के रूप में, इनके क्या क्या मानस रहे और क्या कुछ किया करा। ये तो मैं हमेशा से बताती हूँ कि तो जब किताब लिखूंगी उसमें बहुत सारे एक से एक रोचक प्रसंग होंगे बताने के लिए, क्योंकि कई चीजें हैं जो कही नहीं जाती हैं, जी जाती हैं। मुझे लगता है ये हाँ। कलाकार और गृहिणी का जो संतुलन है ये तो जीना पड़ता है आपको, आपको खुद करके निभाना पड़ता है। मेरे साथ सुनील जी शुरू से रहा है कि मैं जो किया मैंने दिल से किया या किया ही नहीं। मैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कभी कभी कि मैं नहीं दिखती या नहीं मिलती, जो रुचिकर लगता है वही करती हूँ, और उसमें मैं फिर लाभ या फायदा नुकसान नहीं देखती, उसके फिर चाहे प्रतिक्रिया हो आलोचना हो, लेकिन दिल से करती हूँ जो करती हूँ उसमें, चाहे गाना हो, अभिव्यक्ति हो, चाहे मेरा वो बेटी होना हो, मेरा पत्नी होना हो, एक माँ होना हो, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होना हो, वो सब उसी में है। अब जब जिस समय जो भावना जोर पड़ जाए वो चीज बहुत सशक्त रूप में आती है। लेकिन मुझे लगता हाँ। है कि स्त्री जो है, जैसे कलाकार कभी भी कलाकार होना उसके समाप्त नहीं होता, वो उसका जीवन में ढल जाता है। तो ये नौ रूप स्त्री के कुछ सोच करके ही तो बनाए गए, पुरुष का हाँ। क्यों नहीं है। स्त्री के नौ रूप इसीलिए सोच के बनाए कि जब वो
ब्याहता हो जाती है तो बेटी होना बंद नहीं करती, माँ बन जाती है तो पत्नी या प्रेमिका होना समाप्त नहीं करती। जब वो बहन हो जाती है तो जितने लाड से भाभी भाई को राखी बांधती, उतने चाव से भाभी को भी अपने परिवार में अ, शामिल करती है। सास बन जाती है तो बेटे के संग बहू की जिम्मेदारी देखती है। तो मुझको लगता है कि ये महिलाएं यदि चाहें तो, जैसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं, रिश्तों के भी सारे रूपों को जी सकती है। हाँ, कलाकार होने के नाते जब आपकी जिम्मेदारी आपको कभी व्यक्तिगत चीजों पे भारी पड़े तब मुश्किल होता है, और अब तो वो समय बहुत निकल गया। लेकिन जब बच्चे छोटे थे, उनकी परीक्षाएं हैं, या कभी ऐसी भी परिस्थितियां पड़ी हैं जहां पर आ, अब तो वो नहीं स्थिति, लेकिन सुनील जी ऐसे भी समय हुआ है कि हस्बैंड के किसी सीनियर का टूर दौरा लगा, और आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं कि कलेक्टर का दौरा है या कमिश्नर का दौरा है। और उस जमाने में फोन आते थे या टेलीग्राम आते थे, रेडियो कॉन्सर्ट्स की, आकाशवाणी के, मोबाइल वगैरह तो था नहीं। तो तार से सूचना आती थी, या फिर आपको फोन से, लैंडलाइन से पता चलता था। तो प्रायः ये भी हुआ है कि हमने जैसे कार्यक्रम के बारे में बताया ही नहीं, कि हम बता देंगे तो ये कहेंगे जाओ, और मेरा जो धर्म था वो मुझसे कहता था कि मुझे इस समय रहना चाहिए। धर्म से मेरा प्राय अभिप्राय, जो उस समय जो प्रत्यक्ष धर्म था कि मुझे करना क्या चाहिए, तो मुझे लगता था नहीं, आई शुड बी हियर। तो वो एक बहुत अच्छी बात रही कि मैं कभी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रही। और अपनी चीजों को लेकर के कब क्या प्राथमिकता है इसके बारे में बहुत क्लैरिटी रही। जब वो जीवन जिया तो कभी ये नहीं लग रहा था ये छूटा जा रहा है। हाँ, ये भी नहीं पता था कि ये जो रेलगाड़ी छूट रही है, इसके आखिरी डब्बे में मैं कभी सवार हो पाऊंगी, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता था कि ऐसे ही चलेगा। आपको याद होगा, हमें लगता है खंडवा में मैं जब कार्यक्रम देने आई हूँ, शायद 2005 की बात है, 4-5, 2004 या 5 में आदिवासी कला परिषद का प्रोग्राम था, शायद लोक कला आदिवासी परिषद का। तो छोटे मोटे सब कार्यक्रम हम लोग करते थे, तो मुझको ये कभी नहीं लगता था कि यदि अभी ये नहीं करेंगे तो अगला छूट जाएगा। ये लगता था कि ये अन्याय होगा यदि बच्चों का एग्जाम है मैं चली जाऊं। तो एक आदत पड़ गई कि जैसे जो कार्यक्रम किए, उनमें कार्यक्रम करके रातों रात वापस चली आती थी। कितना भी दूर बाई रोड हमको चलने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो परिवार के साथ। कहाँ चित्रकूट आप खुद ही ड्राइव करके चली गई थी? आपको याद है? बिल्कुल, जी जी। और एक बार आपको याद है फ्लाइट नहीं उड़ी थी भोपाल से, तो मैं भोपाल से लखनऊ बाई रोड आ गई थी। हाँ। जब तो ये भारत भवन का प्रोग्राम था जी। तो वो एक लगता था कि परिवार के लिए, मतलब कार्यक्रम के बाद एक भी घंटा कहीं बिताना, एक लगता था कि घर बस तुरंत पहुंचे। और दूसरी बात, एक ये भी कहूंगी कि कार्यक्रमों के संदर्भ में हमारे सामने सीमाएं भी थी। सीमाएं ये थी कि पति प्रशासनिक सेवा में थे, उत्तर प्रदेश में थे। और आज जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज इंस्टा लाइव कर रहे हैं हम और आप, 30 साल पहले, 35 साल पहले संगीत को लेकर के किस प्रकार का वातावरण था, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे आज जो ऑफिसर्स की वाइफ्स हैं या जो ब्याह गई बेटी बेटियां और बड़ी प्रतिभाशालिनी, वो पूछती कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, आपने कैसे किया, तो मुझको लगता है मैं कहाँ से शुरू करूं, कौन सा सिरा मैं पकड़ूं, क्योंकि मैं तो बस चलती रही चलती रही। और मुझको भी नहीं पता था कि मैं बस इतना, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चलता है वही पहुंचता है। तो हाँ, चलना तो बहुत जरूरी था, मैं चलती रही जी। किताब पढ़ना और आदर्श प्रश्न पढ़ना, 10 प्रश्न में से 7 आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, अलग बात है। जी किताब पढ़ना अलग बात है। लोग सोचते हैं इस तरह से कई बार कि किस चीज का शॉर्टकट क्या है, बहुत आसानी से, और कोई सिर्फ तो है नहीं कि आपने पी लिया और आपकी पूरी देह में फैल गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो कोई महान कवि की रचना है कि वो पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। हाँ बिल्कुल, वाह, बिल्कुल। तो आपको मैं ये है बताऊं कि सुनील जी, मुझे याद है कि चूंकि हम रेडियो के प्रोग्राम्स करते थे, सिर्फ रेडियो टीवी या कोई सरकारी जो महोत्सव है, आयोजन, क्योंकि
मैं निजी बैठकों में जा नहीं सकती थी, जाती नहीं थी। जी जी। और उस समय सैटेलाइट चैनल आए नहीं थे। हाँ हाँ। और वो एक बंधन था। और बहुत सारे लोगों को ये डर लगने लगा कि ऐसी सेवा में पत्नी है, इनकी नौकरी, तो आधे लोग तो डर के मारे आते भी नहीं थे कि कैसे बात करें, कैसे कहें, या हम्म, किसके मार्फत इन तक पहुंचे। बहुत सारे लोगों के पूर्वाग्रह होते हैं। और हमारे यहाँ अपनी तरह समाज से। बहुत, जी, समाज बहुत जल्दी जज करता है। भाई उस नौकरी में अच्छा तो भाई ये होगा, अरे भाई बड़ा ये वो 30 मार खा जाने क्या क्या। जबकि हाँ मुझे हाँ। लगता है कि इस सेवा की वजह से, इनकी पत्नी के बनने की होने की वजह से, मैंने जो ग्रामीण जीवन का जो आनंद लिया है, वो बहुत कुछ मैं आज जो हूँ, वो उसी अनुभव का निकष हूं मैं। जो मैंने हाँ शहर शहर, कस्बे कस्बे, गांव गांव इनके साथ पूरी यात्रा की, हर दौरे में साथ गई, तो उस जीवन को छक के जिया, क्योंकि वो मेरे अपनी व्यक्तित्व का ही एक्सटेंशन था। आपको बताऊं, जब मैं हमारा बेटा होने वाला था, और बेटी मेरी 1 साल की थी, रानीखेत में पोस्टेड थे अवनीश। और मैंने अपना आकाशवाणी नहीं बदला था, रेडियो हमारा लखनऊ ही था, क्योंकि ट्रांसफर होते रहते थे, बड़ी मुश्किल से एक पहचान बनी थी मालिनी अवस्थी लखनऊ। तो मैंने कहा फिर बनारस पहुंच रहे हैं ये, फिर रामपुर पहुंच रहे हैं, तो हमारा रेडियो बदलते रहेंगे, लखनऊ रखा था। तो जी। रामपुर में, हालांकि वहाँ रानीखेत में अल्मोड़ा रेडियो था, लेकिन जब एक टीवी की रिकॉर्डिंग आई, तो आप उनको जानते होंगे, सखावत भाई, जो बहुत अच्छा गाते हैं, रामपुर घराने के हमारे गुरु भाई भी हैं। तो जी उनकी भी थी और हमारी थी। तो हमको जब टेलीग्राम आया, तो मेरा 8th मंथ चल रहा था उस समय। तो पहाड़ से वो काठगोदाम तक आना, फिर काठगोदाम एक्सप्रेस से लखनऊ आना, सड़कें ऐसी नहीं थी कि बाई रोड आ जाए। तो मैंने कहा कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने तय किया नहीं, इस टीवी का प्रोग्राम करेंगे। तो मैंने कहा कि अ, मैं बहुत स्वाभाविक रूप से, शिशु होने वाला है, ये लोगों को दिखेगा। रेडियो रिकॉर्डिंग हो तो पता नहीं चलेगा, टीवी पे तो दिखेगा। अब मैं सीधा पल्ला शुरू से पहनती थी, मैं शुरू से। तो उस समय, ये बात आपको 91 की बता रही हूँ, उस समय मैंने ठान लिया था कि दिखेगा तो ये भी तो नारी का रूप है। ये तो उनकी प्रॉब्लम है, उनको समझना चाहिए कि हाँ मैं गर्भवती हूँ। ये तो अच्छी बात है, शिशु होने वाला है, क्या गर्भवती स्त्रियां गाती नहीं। तो जब मैं वहां पहुंची, तो वो समय था कि कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो लोग बड़ा ये देखने का वो था कि मैं बधाई धाई दी दो लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा बैठ के गाएंगे। बैठ के गए हम्म तो उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि आप कि ऐसी हम्म स्थिति, आप खड़े होकर के गा लीजिए। हमने कहा नहीं, बैठने को तो हमारी हमारी सास ने कहा बैठा करो ऐसे में। और बैठ करके मैंने पल्ला रखा और मैंने पूरा प्रोग्राम किया और गाया। और जब मैं आई तो इतने लोग ताज्जुब थे वहां पे, म्यूजिशियंस उस समय की, और ये बोले कि आप बड़ी दृढ़, आपकी बड़ी वो सोच वो है। मैंने कहा नहीं, देखिए 6 महीने में एक बार रिकॉर्डिंग आती है। अब बच्चा हो जाएगा तब तो मैं कर नहीं पाऊंगी साल भर 6 महीने, तो इसलिए मैंने, तो वो जो एक संघर्ष की आप बात कह रहे हैं, एक कार्यक्रम की भी क्या अहमियत थी। हम्म। आज तो यूट्यूब है, फेसबुक लाइव है, लेकिन उस समय हम लोग बहुत बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो घरौंदा बनाते थे ना दिवाली में हम लोग, बच्चे छोटे में, एक के ऊपर एक ईंट ऐसे रखी। यही है। और अगर आप सच्चे साधक हैं तो फिर आप लगातार उस तरह के स्वप्न बुनेंगे ही। जी ये भी जी। एक बात है ना। और उस सब में ये सारे कुछ उतार चढ़ाव, पहाड़ भी है, पत्थर भी है, बिल्कुल चढ़ाइयाँ भी हैं, पर इन सब में चल के जाना आना। बिल्कुल। मेरी बहुत जिज्ञासा होती है। छुटपन छुटपन की कोई बात करेंगे? एकदम छुटपन की बात की, जब सोचा भी नहीं होगा या सोच लिया था कि गाना है। नहीं, हमारे सोचने विचारने से पहले ही हम गाना गा रहे थे। मैं तो अच्छा। 5-6 साल की थी। बल्कि ये जो मेरी पूरी यात्रा चली है, दरअसल विवाह के बाद इसमें मैंने 12 साल का या 10 साल का थोड़ा सा अपना स्वैच्छिक कह लीजिए, अ, हमने एक अल्प विराम लिया था। वरना जीवन का कोई समय नहीं था जब गाती नहीं थी। मैं 5 साल की थी तब से गाना मैं सीख रही थी, गा रही थी। और वो जो बचपन की प्रतिभा थी, माँ ने वही देख करके, मतलब माता पिता का ही पूरा योगदान है कि वो सही गुरुओं के पास ले गए।
और उसके बाद गुरुओं ने सही दिशा दी। लेकिन सुनील जी, बहुत बड़ी बात है। हम तो अब आजकल जब देखते हैं कि लोग समाज को भी बांटने का प्रयास करते हैं, लोग बहुत तरह तरह की नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि सोचिए, सन 70 में, 70 की बात बता रही हूँ कि मैं मिर्जापुर में थी। और हमारी माँ उस समय गाड़ी चला करके, खुद गाड़ी चलाती थी मेरी मदर। और गाड़ी चला करके वो हमको जो थी वो एक श्रीवास्तव जी थे, वो हमारी बहन को सिखाने आते थे, बड़ी बहन को। और मैं साथ बैठ करके सीखने लगी, तो वो बोलती थी कि ये बड़ी वो है, ये बड़ी, वो कहती थी, उनका मतलब था कि ये बहुत बेधड़क है। बच्चे का होता ना, भोला बच्चा तो जानता भी नहीं वो गा रहा है कि नाच रहा है कि वो क्या कर रहा है। और गुरुओं को ये बात बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जो एक संकोच, जब आप हाँ। छोटे बच्चों को सिखाने को क्यों कहते हैं लोग, इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक आपका समझ आए, आप जब तक आप जागरूक हो कि अच्छा लोग अब जज कर रहे हैं, अच्छा लोग अब ये, तब तक तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं, वापसी नहीं संभव है उस रास्ते से। तो हमको तो बहुत जल्दी, मैं सीखने के लिए, तो मेरी माँ उस समय झांसी आए तो झांसी में पासे जी थे, मराठी थे, उनसे सीखा। गोरखपुर में आए तो शुजात हुसैन खां साहब से, राहत अली खां साहब से, उनसे फिर पूरा जीवन बदल गया। और उम्र भी ऐसी थी कि पढ़ने लिखने की उम्र थी, तो पढ़ाई और संगीत का जो, समझिए आपको, 10 से लेके 18 वर्ष तक का मेरे जीवन का बेहतरीन बेहतरीन समय रहा, जब मैंने इतनी उस उम्र में, आप सोचे सुनील जी, आप चूंकि खुद लिखते हैं, अ, मैंने मेरी 12th में, इंटरमीडिएट में, हमारी स्कूल में मैंने टॉप किया था अपने, और मेरी उत्तर प्रदेश में रैंक थी उस समय सन 84 में। लेकिन अपने उस्ताद से, हमारे उस्ताद की आदत थी, वो डायरी वायरी रखते ही नहीं थे पुराने लोग, राहत साहब, उनको सब, तो जो वाचिक परंपरा की और श्रुति परंपरा की ताकत, तो वो कुछ नहीं लिखते थे न उनको, सब वो बस मुंह जबानी। यदि मैं उनको बोलूं कि खान साहब ये गजल का जरा एक धुन बना दें, न जाने एक बार सुन के कैसे उनको पूरे 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 अशार याद हो जाते थे। तो मैंने उनसे, उनकी कुछ गजलें थी जो बड़ी मकबूल थी, सब गाते थे, तो मैं चाहती थी कि मेरे पास कुछ नया कलेक्शन हो, नई गजलें हो, नए गीत हो। तो उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। रेडियो में उस समय परंपरा थी कि कॉन्ट्रैक्टेड कवि होते थे, शायर होते थे। और उस उम्र में 15-16 की, जो सबसे खूबसूरत उम्र होती है, जिज्ञासा की भी, अध्ययन की, मनन की, उस समय हमने फिराक, मजाज, मोमिन, हफीज, नरेश कुमार शाद, जानिसार अख्तर साहब, और पंत, निराला, महादेवी, उनके जितने अच्छे अच्छे गीत, उनकी मैंने रचना कराई। मेरी बड़ी इच्छा है कि अब ये, क्योंकि जीवन उधर फिर अप्पा जी पे वो पूरब अंग की ओर ले गया, और लोक संगीत की प्राकाट्य प्रस्तुति मेरी अपनी इच्छा थी। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं उन चीजों को, अवश्य छायावादी कवियों की रचनाओं को, सबकी, उसके बाद नए कवियों की भी, पूरे रमानाथ अवस्थी जी की, बच्चन जी की, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी की बहुत रचनाएं तैयार करी। तो हिंदी का चूंकि पढ़ने का भी शौक था, तो उस समय उम्र से कह सकते हैं पहले, हाँ। बहुत, जो आप पूछना चाह रहे हैं बचपन, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन चीजों की जो एक समझ होती है, क्योंकि आप एक बार 14-15 बरस में यदि आपको एक अच्छा शेर समझ में आ गया, यदि आप 16 बरस में, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, आग हूं जिससे ढलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूं जिसके बिछे हो पावड़े हिम जल के, तो ये जो आप उस समय यदि आप सीखने लगे, तो आपकी दशा बदल जाती है। तो मैं अ, बचपन की स्मृति पूछे तो वो शरारतों से भरी है, गानों से भरी है, संगीत से भरी है, और वो उतने में लीडरी ही से जो भरी है। वो जो ये कहा ना कि ये तो बिल्कुल वही है, मतलब छोटी बहन जो है वो एक एक सुनाने को कहा तो चार सुना देती होंगे, ऐसा रहा होगा। एकदम एकदम यही था, चुप कराना पड़ता था, एकदम यही था, चुप जब कराना पड़ता था। हाँ, और लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, शुरू से मेरा ये था कि गाना है तो वो गाना अ, अभिव्यक्त करके गाए। मुझे अभी भी याद है, मैं छोटी थी, तो हम और बहन हमारी गा रही, तो हमको एक डांस सिखाया गया। क्लब के जो प्रोग्राम होते हैं, छोटे थे,
तो उसमें गाना ये था, बांसुरिया हमें दे दो राधा, हमें दे दो राधा, तुम्हारे क्या काम आएगी। बड़ा सीधा साधा, बांसुरिया हमें दे दो राधा। तो मैं कृष्ण बनी थी इसमें। अब नटखट को तो नटखट काम दिए जाएंगे तो हम, तो उसमें हमको गाना याद हो गया। अब भाव विभक्ति हमारी बचपन से ही प्रबल प्रवीण। अब उसमें जो राधा का पोर्शन था, तो ये कृष्ण कह रहे हैं इसमें, बांसुरिया हमें दे दो राधा, हमें दे दो राधा, तुम्हारे क्या काम, या वो काहे से गाऊं राधे, काहे से बजाऊं। तो मैं अपना पोर्शन हाँ तो पूरा कर दी। अरे काहे से नैना मिलाऊं, 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 हाँ बांसुरिया हमें दे दो राधा। कितना पुराना, आज ये मैं गा भी रही होंगी मुझे लगता है 40-45 सालों बाद। तो उसमें जब राधा ने अपना शुरू किया, तो मेरी आदत थी नाचने और गाने की साथ, जो मैं आज भी करती हूँ। तो मैंने उसका पोर्शन गाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि गाना तो गाना चाहिए साथ में, क्योंकि माफ कीजिएगा, ये जो उधर से बैठ के गाना गाते हैं किनारे नेपथ्य में, ये डांसर्स हाँ के संग गाते हैं ना, तो मुझे लगता था कि बड़ा कमजोर है, वो पड़ रहा है गाना बजाना। खुद मुझे लगता था कि ये तो डांस नहीं, मुझे को गाना चाहिए। तो उनका पोर्शन भी मैंने गाया, बड़ी डांट पड़ी कि वो राधा गा रही थी, तुम इतना जोर से, आवाज मेरी बुलंद थी कि इतना जोर से गा रही थी कि वो सिंगर की आवाज दब गई, और पूरे ऑडिटोरियम में, हॉल में तुम्हारी आवाज इतनी जोर से बोल रही थी। कन्हैया बनी थी अपना अपना। देखिए किसी ने लिखा, उस संवले यार फूलों में मुझे मिलना। ये कहाँ कहाँ के प्रशंसक है जो इसमें जुड़े हैं। ये भी एक आपने बचपन का किस्सा पूछा है, गाने से वो याद आया। हाँ हमारी माँ एक ही गाना गा करके उस पर नाचती थी, डांस करती थी। तो पिताजी को देख करके वो गाना गाती थी, और वो भी देखी इसी तरह की धुने, ओ समले यार बागों में मुझे मिलना, ओ समले यार फूलों में मुझे मिलना, ओ समले यार बागों में मुझे मिलना, मैं वहां चली आऊंगी, मैं वहां चली आऊंगी, ओ समले यार बागों में मुझे मिलना, ओ समले यार। बहुत बाद में समझ में आया कि हमारी माँ जो, पिताजी तो जो थे वो श्याम वर्ण थे, तो वो समले से मतलब सांवले से था, श्यामल से था, इसलिए वो शर्माती हुई नाचती हुई गाती थी माँ हमारी। तो वो बचपन की भी बहुत सारी जो स्मृतियां हैं वो आ, कुछ आपको बता सकती हूँ, एक दो। आ, आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लेने की बहुत शुरू से आदत रही। घर में छोटी थी, पिता डॉक्टर थे, तो आजादी थी हर प्रकार की। तो सबको साथ लेके चल करके कुछ करना, ग्रुप एक्टिविटी, तो उस तरह की सारी चीजें की। इसलिए लीडरी जो थी वो बचपन से थी। पूरा एक मोहल्ला जो था, उसके हम लोग अघोषित नेता थे, और उसमें 10-12 घरों का मोहल्ला था। तो आई स्पाइस में नियम हमारा ये था कि भाई 12 घरों में कोई कहीं भी छिप सकता है। वो जो देखा हमने कि वो भैया, वो एक त्रिपाठी जी थे हमारे यहाँ सप्लाई विभाग में थे, एक पंडित जी थे जो शिक्षक थे, उपाध्याय जी थे जो लैंडलॉर्ड थे, और पान वाले थे, तमोली थे जो पड़ोसी हैं। तो पान वाले क्या जाएं कि सप्लाई वालों क्या जाएं कि पंडित जी क्या जाएं, ये सबका ये छिपने वालों का विवेक था। वो जो औदार्य मोहल्लों की परवरिश में देखा है। वो तो अद्भुत रहा है बहुत सारी कहानियां उसकी। किसी के घर में भी आप घुस गए, टेबल पे रखा है खाने का, तो पूछने का नहीं। और वो घर की जो मालकिन है वो बोलेगी भी नहीं, वो तो कहेगी और ले एक ठो और। दिखावा था नहीं, टीन का डब्बा सीधे ले आई, और हमें याद है त्रिपाठी बड़े अच्छे रामदाने के लड्डू बनाती हाँ थी। तो वो बनाए, और इधर हम लोग सब पता था वो कहाँ रखती हैं, तो 2 दिन में हम लोग मोहल्ले में खत्म कर दे। अब मुझे लगता है कि कभी तो उन्होंने डांटा नहीं, कभी तो टोका नहीं। वो जानती थी कि हम लोग 2 दिन में खा जाएंगे, लेकिन तब भी बने लड्डू दिखते थे। ये जो ऐसा बचपन जब होता है ना, मुझे लगता है मैं बहुत कुछ जो जीवन में लोग गीत गाने का जो एक जो ध्येय था, उस समाज का वही रूप लेकर सामने आने का था कि गाने ऐसे नहीं बने। ये जो समावेशी चित्रण है, हम सब ने ये जीवन, आपने भी जिया है, हम लोगों ने भी जिया है, अब खो गया है। अब तो बहुत वो बहुत वो तो छोटी उम्र की याद है ना, निश्चित रूप से
आप भी उससे गुजरी होंगी। जो हम लोग के घरों में पूजा पाठ होता था, संक्रांति है या सकट है, उस पे जो हाँ कहानियां माताएं कहानियां सुनाती थी ना, वो सब पूजा पाठ में, सकट की कहानियां, बिल्कुल संक्रांति की कहानियां। और एक जो दिवाली के अगले दिन अन्नकूट होता है, उसकी एक अपनी कथा, जो बिल्कुल। बेटे गोधन ही। गोधन गोधन की, बिल्कुल गोवर्धन की। हाँ और आप ये देखिए सुनील जी कि हर कथा के अंत में हाँ वो कहती थी जैसे उनके दिन बहुरे हाँ हाँ वैसे सबके दिन बहुरे। हाँ, ये बहुत ये अच्छी नहीं बात। कहती थी कि जैसे उनके दिन बहुरे वैसे हाँ हमारे दिन बहुरे ना। हाँ, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली ही परिकल्पना थी, जो सबके कि मंगल की सबका कामना। सभी सुखी होंगे तो हम भी होंगे। हम उस बिल्कुल। संपूर्ण सत्ता के एक अंश हैं। ये जो बात है ये कमाल की बात है। और जो भी लोकगीत अब गाती हूँ, लोक कथाएं आपने जो बोला, तीज त्योहार, तो उनको करते करते अब तो जैसे जैसे और उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे और कह लीजिए गवाक्ष खुलते चले जा रहे हैं, बहुत तो याद आता दिखता है है इसको। जी, और समझ में आती जाते हैं, गाढ़े होते जाते हैं अर्थ। अभी हमको एक बार याद आया था, हमने बल्कि कहीं कहा भी था कि वो 2 क्वार्टर छोड़ के मराठी परिवार था, बहुत अच्छे लोग थे वो। और मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोग के घर और किचन और पूजा पाठ की जगह बड़ी व्यवस्थित होती है। जी हम एक जी। छोटी सी भगवान के वहाँ एक छोटी घंटी रखी थी, उसको जेब में रख के ले आए थे, 4-5 साल के, वो चुरा लाए थे। फिर बाद में जब मम्मी के पास लेटे, वो सोते उन्हीं के पास है, तो बढ़िया उनके पेड़ पर पाँव रख के लेटे, और फिर हमने उससे कहा, मन में रहा नहीं कि कैसे बता दें इनको किसी तरह। तो पहले ये पूछ लिया कि मारोगी तो नहीं, एक बात बताना है। तो हाँ उन्होंने कहा नहीं मारेंगे नहीं, बताओ क्या बात है बेटा। तो उन्होंने कहा एक बात है। तो घंटी निकाल के दिखा के बजा के दिखाई। ये तो उनके तेवर बदल गए, बोले कहाँ से लाए। हमने कहा आपने कहा था मारेंगे नहीं, बोले मारेंगे नहीं पर हमको बताओ तो हमने कहा वो हाँ सुधा सुधा मौसी क्या, उस समय चाचा मौसी इस तरह ही कहते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो रात को 10 बजे ले गई थी मुझे, तो गया वहाँ माफी मांगी, बोले लड़का बोले सुबह ले गया था। तो बोले अरे कोई क्या हो गया, ले लो रख लो। तो नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो ये सब है उस तरह की। और ये वास्तव में ये बढ़ती उम्र में ये सब सारी चीजें याद आती है, जैसे जैसे। एक एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगी सुनील जी। इसी लॉकडाउन में एक दिन फेसबुक लाइव कर रही थी, तब मैंने लोगों को बताया था कि क्या जमाना था, कैसे लोग थे। हमने आपको जिक्र किया, हमारे पड़ोस में पान वाले थे। उनका हाँ नाम था मतलब सब उनके यहाँ 3 बच्चों में हमको अच्छे से याद है, जवाहर, हजारी और गुलजारी, तीनों बच्चों के नाम थे। तो सब वहां पे सब तमोली तमोली जी, तमोली जी सब कहते थे। और उसी गोलघर में, गोरखपुर में ही पान की सबसे घुसते ही सबसे पहले पान की दुकान थी। और हाँ इतना अच्छे संस्कार परिवार के कि हम लोगों को कभी भी, आज हम लोग देखते हैं बड़ा आदमी छोटा आदमी, ये काम वो काम, वो परिवार था पूरा। तो हम लोग क्या सब सम्मान था कि हाँ ये हमारे पिता डॉक्टर हैं, बगल में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, और ये पान का इतना बड़ा कारोबार था उनका, साथ खाना पीना सब। एक दिन एक स्कूल में डांस फंक्शन हुआ, तो हमने अपने आप ही वहां पर घोषणा करी कि भाई इस डांस के लिए सलमा सितारा वाली साड़ी चाहिए। ये साउथ सिल्क वाली साड़ी मत ले आना, सोफिस्टिकेटेड, एकदम खालिस खाटी चाहिए। हमारी माता जी के पास थी नहीं। तो हम गए और वो जो हमारी थी उनके यहाँ मिल गई, तमोली उनके यहाँ। और मैंने उनसे कहा कि आंटी, हमने कहा आप हमें, तो वो बोली 3-4 ले आई जो मैं चाहिए थी, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी कलर की, इतनी बढ़िया सीप के काम की, एकदम झकास, जो बिल्कुल मेले की एकदम चटक। तो हमने कहा हम्म, सबको मैं लेकर गई, हमने डांस भी कर लिया, कार्यक्रम खत्म हो गया। अब बेफिक्री की उम्र रहती ना, 14 बरस 15 बरस। आप सोचिए हम भूल ही गए इस बात को। हम उसके बाद दूसरे बिल्कुल। फंक्शन में थे, उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में थे, ड्रेस बदली कुछ। आप सोचिए 10 दिन बाद, 11 दिन बाद, कॉन्वेंट था तो सिस्टर्स नन्स तो बड़ी उस तरह की, और वो बोले कि ये सामान वामान सारा जो है, जब विंटर वेकेशन सब खत्म हो गई, जब बल्कि 15 नहीं 20-25 दिन बाद सामान अब मिला है, तो उन्होंने कहा कि तुम क्लास के प्रीफेक्ट्स अपने अपने क्लास में पूछो, ये सामान कुछ कुछ छूट गए, ये किसके हैं। जब मैंने साड़ी देखी तो मुझे जैसे बिच्छू, और इतनी शर्मिंदगी, और ये सोच के कि मम्मी को पता चलेगा, मम्मी क्या करेंगी। और उन्होंने बोला तक नहीं अभी तक हम्म, कि हमने लिया है, कि कितना बड़प्पन, कितनी बड़ी इंसान आज इन बातों का मेरे लिए और बड़ा व्यापक अर्थ है।
छोटी छोटी लोग देते नहीं मांगने पे, उस महिला ने उसके लिए सबसे अच्छी साड़ी रही होगी और हमको दे दी थी तो मांगी नहीं। जब मैं वापस लाई तो मैं शर्मिंदगी के साथ देने गई और मैंने कहा, मुझको ये लगा कि कहीं ना मिलती तो ये घर में बात पहुंचनी थी और फिर मम्मी तो जो मेरा हाल करती। लेकिन वो जो मैंने उस पूरे सबक के साथ जो एक स्मृति है, वो जो मैं गीत गाती हूँ ना, मालन लाई फूलवारे तमोलन फूलवारे, कोई अच्छा सा लहरा पटोर लई आई, पटहारनिया जसोदा के भय नंद लाला, बधावा लाई मालनिया। मालन मांगे, मालन अपना नेक मांग रही है, तमोलन अपना नेक मांग रही है, लेकिन जितना उसको मिलता है उससे ज्यादा नेक वो कन्हैया को देके जाती। गीत इस बारे में। तो जो ये अपने संग मेरे संग जीवन घटे हैं, जब ये गीत गाती हूँ तो लगता है आत्मा ही वहां पर वो दृश्य देखा हुआ है। और ये जो समाज, ये चीजें मुझे लगता है कि बतौर एक कलाकार, चाहे बचपन का दृश्य हो चाहे अपनी समझ हो, वो यदि आज ईश्वर ने ये शक्ति या जगह हमको दी है जहां पर हमारे सामने माइक है, जहां पर हम वाचक के भूमिका में और लोग ग्रहण करने की भूमिका में, ये सारी अच्छी बातें गूंथ करके उन रूपों में पहुंचनी जरूर चाहिए, ताकि लोग गाना सुने तो उस रूप में सुने जिस रूप में कहे जाने की इच्छा थी और उद्देश्य था हमारी पुरखिनों का। सही बात। अभी अपने कार्यक्रम में सुधा रघुरमन जी भी हैं, उन्होंने भी आपको याद किया। और अरे वाह, नमस्कार सुधा जी, कैसी है? और सुनंदा जी भी हैं। अभी अरे सुनंदा, अभी हमारी माँ के नाम से जुड़ा हुआ, हम माँ का नाम हम उच्चारण नहीं कर पाते हैं, पर वो दत्ता जी हैं को जो कह लिख रही है आपका नाम लेके कि बिटिया से मिलवाने का शीला शुक्रिया। दत्ता जी, अरे अरे जी, मुझे बहुत बहुत लाड़ करती हैं, प्रणाम करती हूँ आपको जी। हमारी मम्मी का नाम है, हम उनको बोल नहीं सकते। अच्छा, ओ अरे 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 अरे, चलिए आशीर्वाद मिल गया ना, देखिए उनकी ओर से ही। ये एक पूरी की पूरी परंपरा जो है, एक घर से निकलती है, मोहल्ले में कितने सारे लोगों का योगदान होता है कि आप उस लगभग एक तरह की मेकिंग होती है जो हम लोग को गढ़ते हैं, जी आपको गढ़ते हैं। और यहाँ एक वो भी एक अवसर, जैसे मुझे याद पड़ता है कि मन्नाडे साहब से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि वो जो लता जी के साथ उनका एक गाना रिकॉर्ड कराया गया था, प्यार हुआ इकरार हुआ, उसको जी। प्रोड्यूसर ने कैंसिल कर दिया था, ये गाना नहीं नहीं रहेगा। और वो इस बात पे अड़ गए थे कि इसको मुकेश से गवाया गया है। तो वो ये बात उनके सामने घटित हो रही थी, तो उन्होंने लता जी से रिक्वेस्ट की थी कि उनसे आप उनको समझाइए, उनको कहिए। तो अंत में फिर वो शंकर जयकिशन नाराज हुए थे प्रोड्यूसर पे कि अगर ये गाना नहीं रहेगा तो हम आपस काम ही नहीं करेंगे। कैसे कैसे अवसर आते हैं कि कितने कितने महान लोग हैं, लेकिन कहाँ पर कैसी जगह पे जाके कोई सुई अटकती है। एकदम सही कह रहे हैं। असल में मैं आपको बताऊं होता क्या है सुनील जी, मैं आपको जैसे अपना उदाहरण दूं, हमारे जैसे परिवार में संगीत का कोई मतलब कोई गाता नहीं था ना, तो मैं उस परिवार से आती थी ना ऐसे परिवार में ब्याही गई थी। तो दोनों ही जगह पे माता पिता ने सिखाया था लेकिन कोई गाता नहीं था। जो संगीत की बहुत सारी अनुभूतियां निजी होती हैं, या संगीत या कहूँ कला से जुड़ी सारी अनुभूतियां इतनी निजी हैं कि कुछ उसके जो सृजन की जो पीड़ाएं हैं, सृजन का आनंद है, और कुछ कुंठाएं हैं, कुछ भग्नाशाएं हैं, और कुछ ऐसे प्रसन्नताएं हैं जो आप किससे कहें कैसे बांटे, और कुछ ऐसी चीजें जो अभिव्यक्त होना ही चाहती हैं। इन चीजों को ऐसे परिवार में, चूंकि मैं मतलब जहां पर मैं न गा सकती थी न बोल सकती थी, जब ब्याह मेरा हुआ तो हम ऐसे सराउंडिंग्स में गए थे जहां पर नौकर चाकर अर्दली चपरासी सब लोग जजमेंटल एक कह लीजिए परिवेश में। तो वहां पर जो आप बात कह रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जितना सीखा है ये नहीं लगता था ये व्यर्थ जाएगा। मुझे लगता था कि इसको मुझे लिख डालना चाहिए, क्योंकि शायद मंचीय प्रस्तुतियां अब नहीं होंगी, वो संभव नहीं लगता परिवार के साथ अब, लेकिन अब शायद लिख डालना चाहिए। और किताब लिखने की दृष्टि से मेरी दृष्टि बदल गई।
जो किताब लिखी भी नहीं गई। और इसीलिए कहीं ना कहीं शायद उसका जो अब प्रकाट्य होता है, जो इतने सालों बाद हुआ, अप्पा जी से जब मेरा मिलना हुआ, तो आपको यकीन नहीं होगा, अप्पा जी से जब बनारस में मैं मिली और उनसे जब मैंने कहा कि अब शरण में ले लीजिए आप मुझे, तो अप्पा जी के भी मन में कहीं ना कहीं संशय अवश्य रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी शिष्याएं आती हैं, सीख हुनरमंद होती हैं, सीखना चाहती हैं, लेकिन उस रिश्ते की अवधि कितनी लंबी होगी, शिष्य का कितना समर्पण होगा, गुरु का कितना आशीर्वाद मिलेगा, और गुरु शिष्य को साधना संबंध को, उसमें तो आपको पूरा अपने आप को देना पड़ता है। तो मुझे याद है अप्पा जी ने हमको जब बनारस में मिली तो मुझसे कहा कि आ, कुछ सुनाओ तुम। तो हमको ये लगा हम क्या सुनाए, क्योंकि उनके सामने तो कुछ तो बोली कि नहीं, वही ठुमरी तू सुनावा। तो हमको बहुत शर्म सी आई कि हम क्या, तो उन्होंने जिक्र किया, सब वहां पे हमारे गुरु भाई कुछ बैठे थे परिवार में, कि सारेगामा में अभी अभी आपने सुनाया था, वही ठुमरी सुना दीजिए। सारेगामा फिनाले की बात वो कर रही थी, मैं गई थी उसमें सारेगामा में। तो मैं उस ये सोच के और लाज से संकोच में पड़ गई कि हे भगवान, अप्पा ने वो सुना है वो, और वो तो कितना बुरा गाया था मैंने। तो मैंने कहा मैं क्षमा करें, नहीं। बोले नहीं, कुछ सुनो, कुछ तुम देखें। तो मैंने कुछ गाया, कैसे गाया याद ही नहीं। तो उन्होंने जब सुना, तो सुनने के बाद उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा बेटा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत अच्छे गुरुओं से तुमने सीखा है, लेकिन ये जो पूरब अंग है, इसकी इसकी पूरी परिपाटी ही अलग है। और तुमने जैसे रामपुर घराने में सीखा है, पटियाला घराने की गायकी है, इसमें तो बहुत चैन, बहुत परिपक्वता, बहुत ठहराव, एक अलग वो चाहिए। और मैं ये नहीं कह सकती कि तुमने जो सीखा है वो भूल जाओ, लेकिन पात्र में भरता वहीं पर है जो खाली हो। खाली होगा तभी ज्ञान दिया जा सकता है। सही तो है। अप्पा जी को मैंने बोला, अप्पा जी हम ये मान लीजिए मैं कुछ आता नहीं है। और वहां से साल भर बाद जब मैंने सीखना, उन्होंने सिलसिला शुरू करा दिया, मेरठ पोस्टिंग हो गई। और तो सुनंदा की, हमारी वहीं की भेंट, हम लोग सुनंदा वहीं साथ में रह करके सीख रही थी। और हम मेरठ चले गए क्योंकि बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहना था। लेकिन उस पूरे समय में मुझको लगता था कि ईश्वर ने ये दोबारा मुझे अवसर दिया है, जहां पर सब कुछ समाप्त हो रहा था और मुझे लग रहा था कि ये संगीत का पुराना सिरा मैं उठा नहीं पाऊंगी दोबारा। वहां पे काशी में बाबा ने, अप्पा जी का नाम जो था वो काशी का महादेव का ही पूरक है, गिरिजा नाम है उनका। तो ये सब दैवीय है। नवरात्र में अवनीश की पोस्टिंग हुई थी और वो भी अयोध्या से आए थे, और बनारस आते ही अप्पा जी का मिलना, और वो उसी कालखंड में काशी में थी, वरना वो कलकत्ता फिर चली गई थी बाद में। और मैंने अब सब कुछ भुला करके, बिना ये सोचे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या गा सकती हूँ, सक्षम होंगी नहीं होंगी, मैंने उनके प्रति अपना भाव पूरा समर्पित कर दिया। और मुझको लगता है अप्पा जी, जब हमको याद है अवार्ड मिला, तो अप्पा जी ने कहा कि बेटा ये गुरु की रेज भी होती है। गुरु की रेज शब्द उनका ही था, उनका मतलब था कि जो आशीर्वाद की किरणें हैं, तो ये गुरु की किरणों का कमाल होता है। हमने कहा अप्पा जी बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि एक बार पुनः छात्र भाव से काम करने की, सीखने की, और ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है जब एक गुरु अपने शिष्य को अपने संग तानपुरे के पीछे बैठाता है, तो एक बहुत बड़ा भाव अहंकार का उसी समय तिरोहित हो जाता है, किसी भी कलाकार का। हाँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं बिल्कुल उस समय बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल। कार्यक्रम दे रही थी, बड़े बड़े स्तरों पे कार्यक्रम दे रही थी, सारे गम में गाए, लेकिन आप जब वो जिस समय वो कहती हैं, इशारा करती हैं और आप वो गाएं, आप एक समर्पित भाव से उनको सर्वस्व मान कर समर्पित कर देते हैं। तो मुझे लगता है मेरे जीवन में जिस समय बहुत आवश्यक था कि मैं फिर से उस पुरानी मालिनी को ढूंढूं, वैसे ही दौड़ूं, उसी भाव से सीखना शुरू करूं, तो अप्पा जी ने तो मुझे पूरा जीवन जीवंत कर दिया, दोबारा जीवन पूरा दिया, और फिर से उंगली पकड़ के चलने का जो भाव था। वरना जो आप अभी मन्ना डी जी की बात बता रहे हैं कि कभी जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आते हैं, क्योंकि उनसे मिलने के पहले तक जैसे एक कोई कलाकार होता है, लेकिन उनसे मिलने के बाद जो जीवन की भी समझ, संगीत की समझ, और और बहुत कुछ क्या क्या बोल सकती हूँ मैं।
तो मैं बिल्कुल दूसरी ही हो गई। तो ये एक, मैं अब सोचती हूँ कि यदि ये बनारस नहीं गए होते हाँ। तो हम कैसे अपा, तो इसलिए इसको दैवीय दखल मानती हूँ, प्रभु की, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मानती हूँ। कुछ ऐसे गुरुजन महान गुरु होते हैं, कुछ ताबीज, कोई ताबीज एकदम नहीं कि ताबीज बांधते हो, पर कोई ना कोई बात ऐसी कह जाते हैं, या गांठ में बांध करने के लिए कहते हैं, या जी। कई बार वो नहीं कहते, हम लोग खुद ही बांध लेते हैं वो बात गांठ। ऐसी क्या बात थी जो गिरजा देवी जी की आपको आपकी धरोहर बनी? ऐसी कोई बात रही जो आपको? बहुत बहुत सारी बातें हैं। एक तो देखिए, वो जब गंडा बांधते हैं, एक तो गंडा बांधते समय वो गुरु मंत्र देते हैं, वो हम कह नहीं सकते, तो इसलिए वो तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ। लेकिन जो उनका सबसे बड़ा गुण, जिसने मुझे बहुत आश्वस्त किया अपने बारे में भी, वो उनकी सहजता थी। कि आप जितने सहज हैं, आप उतने ही, हाँ। उतना सहज आपका संगीत होगा। हम्म। अप्पा जी मंच पे जो थी, और अप्पा जी जो घर में थी, उनमें दो व्यक्ति नहीं थे, वो एक ही व्यक्तित्व थे। उसी सहजता से वो आपसे मिलेंगी, शिष्यों से बात करेंगी, शिष्यों के बच्चों से बात करेंगी, हम्म। पत्रकारों से वैसे ही बात करेंगी, और स्टेज पर अपने श्रोताओं से भी वैसे ही बात करेंगी। तो वो जो एक सहजता थी कलाकार में, और वो मुझे लगता है काशी का सबसे बड़ा श्रृंगार भी वही है। अलमस्त वो एक, मैं कैसे उसको कहूं, सहजता के संग संग उल्लास हो, उत्सव धर्मिता, जैसे आपके पूरे व्यक्तित्व का एक अंग बन जाए। अप्पा जी बिल्कुल वैसी थी कि वो संगीत को जीती थी उत्सव मान करके। उनका पहनना, यदि समझिए वो 10 दिन को भी बनारस आई है, तो वो पहले दिन ही सबको, पूरे परिवार को वो जोड़ लेती, अकेले नहीं रह सकती थी। तो उत्सव धर्मी थी। और मुझे लगता है जो उत्सव की तरह से जीवन को जीता है, उसके फिर संगीत में भी उत्सव छलकता है। इसलिए जब वो बैठ करके वो सुर लगाती थी, तो वो ऐसा, उनके आसपास एक ऐसा आभा मंडल एक विराज जाता था मंच पे। तो वो बहुत बड़ा एक उनका मैंने गुण एक तो ये सीखा, क्योंकि वो, और दूसरा परिवार को साथ लेके चलना। आप सोच भी नहीं सकते, अपने परिवार, खानदान, और इस परिवार में शिष्य, शिष्याएं, शिष्याओं के भी परिवार, एक हाँ, वो बृहदत्तर परिवार एक उनकी एक बड़ा दृष्टि में थी। अपनापन मानती रही वो सबके साथ। वो बहुत लगभग ज्यादा। पूरे परिवार को स्नेह प्रदान करने का उनका एक रहा है। मतलब हम एक लोग, मैं कह सकती हूँ कि हम लोग, यदि सुनंदा भी इसको देख रही हैं, बहुत भाग्यशाली, शायद एक ऐसे गुरु के विरासत के अंश हैं, जिसमें हमने वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है वो देखा और वो जाना है। गुरु शिष्य परंपरा आजकल के बच्चों के लिए शायद स्वप्न ही रहे, लेकिन हम्म। अप्पा जी का जो अनुशासन था, जो उनका इस ढंग से चलता था कि पता भी नहीं चलता था आपको कि वो अनुशासन है। उनकी बोली में, उनके कथन में, हम लोग शिष्य शिष्याएं हैं। एक बार नए नए हम लोग सीख रहे थे, तो मुझे याद है बहुत जोर से हम लोग हंस दिए। हम थे, रूपान सरकार थे, और कोई अनजान आदमी आया था बात करने। अब वो बनारस में तो आपको पता है बातचीत की शैली ऐसी होती है। इतनी जोर से वो हंसे, रूपान ने हमको ऐसे हाथ मार के हंसी, हम भी बहुत जोर से हंसे। अप्पा जी ने ऐसे करके हम लोगों को देखा, बस। तो हम लोग चुप हो गए। जब वो सज्जन चले गए, तो अप्पा जी ने हमको तो नहीं, रूपान से कहा, कि शुरुआत उसने की थी, बोले तो ओके चिन्हत रहलू। तो रूपान बोले नहीं। तो काहे तू दांत चिया के हंसत रहलू, दांत खोल के क्यों हंस रही थी, जब अजनबी आदमी को जानती नहीं थी। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी, और फिर हम लोग को लगा हम लोग कितने मूर्ख थे, कि वाकई क्यों हंस रहे थे। और कुछ चीजों में ये कि अपना, हम लोगों को, क्योंकि गुरु की मर्यादा कि अब हम वाहक हैं, गुरु की गरिमा के अब हम संवाहक हैं, उस गरिमा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए छोटी छोटी चीजों में। कौन शिष्य को क्या खाना पसंद है, अप्पा जी की रसोई में उस दिन वही आ जाता था, वही बनने लगता था। अब क्या क्या बातें बताएं, वो तो एक, हम लोगों ने अमृत को ही साक्षात पिया है उनके साथ रहकर। ये जो बाद में पिछले 10-15 सालों में एक जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब मंच पर आकर जिस तरह से गाना शुरू होता है, मतलब या तो पतंग तेज से उड़ के आकाश में पहुंचती है, जैसे टेक ऑफ होता है, जरा भी देर नहीं लगती। क्या ये क्या कौशल है!
भीतर क्या है? अब मैं तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, ये कैसे क्या होता है। और मुझे लगता है कि ईमानदारी की बात है कि कोई भी कलाकार इस बारे में आ, नहीं जानता कि मंच पर जाकर क्या होता है। हम लोग छोटेपन से एक चीज सुनते आ रहा है कि मंच पे कृपा होती है, और मंच पर वास्तव में कृपा होती है। लेकिन जिस दिन से कलाकार अपना लक्ष्य समझ ले, मंच पर तो है, गा तो रहा है, गाने के पीछे जो उद्देश्य क्यों आया है, वो बहुत सारे कलाकार हैं हिंदुस्तान में, कलाकारों की कमी नहीं, और एक से गुनी बेहतरीन नगीने कलाकार, एक से एक अच्छे। अभी रियलिटी शो देखिए क्या क्या गा रहे हैं, एक से एक अच्छे। हम्म, आप लेकिन यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, किसी ने क्यों बुलाया है, कोई क्यों सुनने आया है? वो एक जो भाव है, वही आपके अंदर उस गंभीरता को भी जगाता है कि आप क्या प्रस्तुत करने वाले हैं, उस चीज को कैसे आप पेश करेंगे। आपको याद होगा, अब की बार जब भोपाल में आई थी तो मैंने एक गीत सुनाया था, नीर चुवत बाबा नीर, ऐसे बपैया कैसे नींद पड़त है, जिन घर कन्या कुंवार। याद है आपको? अब की बार मैंने सुनाया था कि बेटियों को जो लोग कहते हैं कि उनकी वॉइस नहीं थी एक जमाने में, यहाँ बेटी पिता को कह रही है कि तुमको नींद कैसे पड़ रही है, मेरा विवाह नहीं हुआ, जाओ मेरे लिए वर देख करके आओ। तो ये ढूंढ करके मैंने लोकगीत पुराने जो थे मंच पे, जब मुझे लगता है मेरा दायित्व है, हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत दबाया गया, शोषित हुई, इसी प्रकार का कलर लोकगीतों के जरिए दिखाने की कोशिश हुई। मैंने बहुत सशक्त स्वर पाए हैं, तो वो सशक्त स्वर बन के मैं स्वयं विराजती हूँ मंच पे, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, कि जो पिता को कह सकती है कि भैया तो दिनों महिला दुबैला, हमका दिनों परदेश। वो माँ भी, जो माँ अपनी बेटी को जानती है कि विदा करा नहीं ला सकते, लेकिन वो पिता से कह रही है, पिता नहीं जा रहा तो अपने भाई से कह रही है, भाई नहीं तो फिर अपने बेटे से कह रही, जब बेटी तेरा भैया तो बालाजी, बेटी तेरा भैया तो बालाजी, के सावन आया, के सावन आया, के सावन आया रे माय, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। तो जो रागदारी थोड़ी सीखी और वो उसमें पारंपरिक धुनें मिली, तो वहां पर जाकर मैं खुद ही वो बेटी, खुद ही वो माँ बन जाती हूँ। शायद वहीं से कहीं वो आ, बात पैदा हो जाती हो जो दर्शकों को, श्रोताओं को अपनी अपनी लगती हो। मैं तो चाहती हूँ कि मैं मंच पे बैठूं, तो यदि लोगों को उसमें मुझ में अपनी बड़ी बहन, भाभी, अपनी सहेली, अपनी माँ दिखती है, तो यही तो करना है, यही तो करने के लिए, क्योंकि इस समय इतना घर से, जड़ से लोग बिछड़े हुए हैं, दूर है, कि यदि मैं कोई ऐसा गीत सुनाती हूँ जहां पर आपको वो पूरी छवि मिलती है और आप उस छवि के प्रति आदर भाव में जगा सकूं, तो मैं अपना जीवन धन्य मानती हूँ। इससे सुंदर सौभाग्य क्या होगा कि आप बैठे हो वहां पर और मैंने वहां पर कुछ गाया और आपको लगे शहनाई बज रही, आपके घर बज रही है। क्यों राम का विवाह हर बार हम मनाते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आपने, यदि देखिए, यदि 7 फेरे, 4 फेरे और 7 वचन यदि रात में बैठकर कोई सुन ले, तो पति पत्नी के संग संग जब वे स्वयं उठते हैं, उनको लगता है उन्होंने वो वचन लिए, उन्होंने वो फेरे लिए हैं। तो गीत संगीत लोक में तो इतनी बड़ी संप्रेषण शक्ति है कि मैं यदि वहां पर कह रही हूं कि रेलिया बैरन पिया कलिए जाए रे, तो वो जो दर्द है प्रवासन की, हम्म, तो जरूरी नहीं 100 साल पहले प्रवासन हुआ, आज भी वो तो रोज इस बिछड़न में ही तो प्रेम है।
हाँ। तो वो भाव को जगाना, उसकी दायित्व को मैं समझ गई हूँ कि वो मेरा काम अब है, और शायद वही ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, बाकी तो गुरु कृपा है और कुछ नहीं कह सकते। ये भी एक बड़ा मुझे दिलचस्प लगता है कई बार कि शाम को मालूम पड़ा कि आपने कहीं कार्यक्रम किया है, जैसे तैसे सुबह पहुंची तो वहां पर करवा चौथ की तैयारी कर रही है या कोई पूजा वूजा की तैयारी कर रही है उस परिधान में घर में। जी जी। कितने मतलब इतनी इतनी फुर्ती और स्फूर्ति मतलब कहना चाहिए। और लगभग मैं मैं कहता हूँ कि एक जागृत भाव जो है वो ये सब कहाँ से आता और मैंने आपको शुरू में कहा, मैं उत्सव धर्मी हूँ, और मुझे लगता है उसके लिए फिर थकन नहीं है। होती जैसे मेरे को। जी। जैसे सिनेमा में दृश्य कटते हैं, जुड़ते हैं, वेल हम्म। एडिट, कलाकार कलाकार जा रही, गृहिणी हो गई, कहीं कुछ बनाने लगी, कुछ हाँ मास्क बनवा रही है अपनी सास जी के साथ। हाँ हाँ, ये इतना। आपने सही कहा, ये मेरे को शुरू से था। मैंने बहुत सारे, छोटी उम्र में आपको मैंने बताया था, कम उम्र में बहुत सारी चीजें वो देख और समझ ली थी जो शायद उस उम्र में लड़कियां नहीं देखती समझती हैं। एक चीज मुझे ये समझ में आ गई थी कि कलाकार महिलाओं के जब संबंध जुड़ता है, परिवार में जाती हैं, तो वो तारतम्य का सिरा का संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। वो मैंने कुछ घर उजड़ते, बिखरते दोनों देखे थे। और 14 15 16 साल में वो बात इतनी दिमाग में बैठ गई कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अ, अपनी पूरी जिंदगी डुएट कभी किसी के संग नहीं गाया। जबकि उस जमाना जगजीत, चित्रा और ये वो सब बहुत लोग कहते थे उस दौर में सब गजलें, लेकिन मैंने गांठ बांध ली थी। और क्योंकि स्त्रियां भावुक होती हैं, और कभी कभी कला में तुरंत यश, तुरंत प्रशंसा, तुरंत प्रतिष्ठा, इन चीजों को लेकर के ये तो मुझे समझ में आ ही गया था कि यदि आ, ये दोनों चीजें साथ चलनी है, तो हमको जिस समय जो हूं वो जीना है। मेरे पति चाहे तो घर में आके अफसर बने रहे, क्योंकि कई बार ऐसे कामों में रहे कि 24 घंटा वही काम चलता है, लेकिन यदि यही गृहिणी भी करने लगे, पत्नी भी करने लगे, बच्चे की माँ करने लगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, परिवार में कौन देखेगा। और हम संयुक्त परिवार में रहे हमेशा, हमारे सास ससुर हम लोग सब साथ रहे, तो हमारा स्विच ऑन एंड ऑफ की दरवाजे में दाखिल हुई मैं, तो मैं अब बच्चों को, हमारे बच्चे बच्चे कभी कॉन्सर्ट में नहीं गए हमने कभी भी। मैंने देखा था बहुत सारे कलाकारों को कि उनके बच्चों का जीवन इसी में चला गया कि वो माँ के साथ जा रहे हैं, बेटे कई बार, क्योंकि सुरक्षा की समस्या होती थी उस जमाने में, महिलाएं अकेले नहीं ट्रेवल करती थी, तो हस्बैंड साथ जाते थे, या बेटा साथ जाता था, या बहनें साथ जाती थी। आपने जिंदगी में मुझे हमेशा अकेले ट्रेवल करते देखा होगा, मैं कभी भी किसी के साथ, मेरे साथी कलाकार अलग आते हैं, मैं हमेशा अकेले ट्रेवल की। तो वो एक आंतरिक, मैंने कहा ये इसलिए घर में घुसी, और उसके कारण मैं बहुत साल रियाज भी नहीं किया मैंने घर में। आज आपके सामने कह रही हूँ सुनील जी, मुझे कई बार जब लोग कहते हैं कि आप इसलिए कर पाई क्योंकि परिवार में सब बहुत उदार थे, सब बहुत आपको सहयोग मिला, तो सहयोग तो मिला, लेकिन अ, जिसे कहा जाए ना कि बहुत धीमे धीमे बढ़िया अच्छे से गुड़ को पकाया है, तब जाकर के आज इतनी बढ़िया उसकी चाशनी तैयार हुई है। तो वो समय जो एक धीरज का था, मैंने धीरज रखा। और एक समय ऐसा आता था कि मुझे लगा कि मेरे आवाज में कहीं जंक न लग जाए, जैसे तानपुरे पे लग जाता है कि मैं, मुझे और कोई मना नहीं करता था, ये मैं बता दूं, लेकिन लगता था कि मैं, अब 11 बज गया है तो अब मैं क्या तानपुरा निकालूं, तो कोई क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या भैया हो गया शुरू इनका। और शायद किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन स्त्रियां तो ऐसी है ना, भावुक होती हैं, सोचती हैं, जो किसी ने नहीं कहा वो अपने मन में भी सोच लेती हैं। और बहुत सारे जैसे स्कूलों के कभी कार्यक्रम में गए तो उन्होंने कहा कि अरे सुनो, पता है तुमको, वो जो नहीं है एसडीएम साहब जो है, अरे उनकी मैडम बहुत अच्छा गाती हैं, अरे सुना नहीं स्कूल में गा रही थी परसों। तो ये सारी चीजें कान में पड़ती थी, हम देखते थे, सुनते थे।
तो मुझे लगा यहीं तक ठीक है, घर में भी यदि हमने शुरू कर दिया तो टाइप बाबू हैं, अर्दली हैं, चपरासी हैं, सब लोग हैं। और मैं इनसे बहुत अलग मुक्त आकाश में अपनी रचना करना चाहती थी। यही कारण है कि वो सरकारी कुछ भी रहो, मैंने कभी न सरकारी गाड़ी आज तक इस्तेमाल करी एक भी कार्यक्रम में, न किसी आदमी को लेकर, अकेले, कि उस छवि से अलग। तो वहां पे मुझको 10 साल लग गए, 8 साल लग गए कि मैं रियाज जो मेरा छूट गया उस संकोच में ही। तो बहू बन के रही, पत्नी बन के रही, और धीरे धीरे सब कुछ जो आप कह रहे हो धीरे धीरे चीजें आई। लेकिन शुरुआत में ये समझ में आ गया था कि देहरी के अंदर दाखिल हो जाओ तो फिर वो रोल वहीं तक है। और यदि ये सामंजस्य मैंने बिठा लिया तो बच्चे हमको नॉर्मली ट्रीट करेंगे। और मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। आज भी आपने देखा है, मैं जैसे कुछ मुद्दों पे यदि स्टैंड ले लेती हूँ सुनील जी, तो बहुत सारे कलाकार तो सत्य जानते हैं लेकिन नहीं करते, इसलिए क्योंकि कलाकार अपने श्रोता नहीं खोना चाहता। उसको डर लगता है कि अरे मैंने कोई स्टैंड ले लिया तो यदि 60 पसंद करने वाले होंगे, 40 लोग इसी बात पे आलोचना भी करेंगे। लेकिन मैंने उसकी कभी परवाह नहीं की। आप तो जानते हैं, आपसे मेरी बात भी हुई इस बारे में। तो मैं उस मामले को लेकर हमेशा बहुत वो रही हूँ कि मैं एक सामान्य, एक जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरी चेतना, मैं उसके संग जीना चाहती हूँ। तो मैं माँ बन के जीना चाहती थी, पत्नी बन के जीना चाहती थी। तो कलाकार का काम जहां खत्म वहां खत्म। तो इसलिए आप जो देखते हैं कि अब मैं घर में आ गई तो पूजा है तो पूजा करूंगी। तो यदि साथ में सब लोग हैं तो वो होगा, खाना बनना है तो वो बनेगा, अपने हाथ का खिलाऊंगी। जो लोग मुझे निजी रूप से जुड़े हुए हैं तो वो जानते हैं कि ये सब मतलब ये ऐसे एक बार आपने बहुत अच्छी बात एक शेयर की थी कि जो परिवार में महिलाएं, जो बहुत पहले जो हम लोग की माँ के समय की, जो बहुत जी अच्छे अच्छे पारंपरिक गीतों को गाया करती थी, जी वो जी अपनी जी, बच्चियों को भी सिखाया करती थी। बच्चे बल्कि उनके साथ गाती भी थी, बिल्कुल दोहराती बिल्कुल थी। वो बिल्कुल सब खत्म हो गया सोसाइटी से। तो अब बिल्कुल जो नई बिल्कुल बिल्कुल। जनरेशन आई है उसको कुछ पता ही नहीं है। नहीं, एक तो देखिए और- संयुक्त परिवार अब नहीं है। अब हाँ। संयुक्त परिवारों में अच्छे अच्छे समझदार समझदार लोग बड़ों के साथ नहीं रहना चाहते, उनकी छत्र छाया में नहीं हाँ। रहना चाहते। और हम्म, परिवार हम्म, छोटे भी हुए, लड़कियां कामकाजी हो गई हैं, बहुएं कामकाजी हो गई हैं। लेकिन मुझको लगता है हर चीज को करने का तरीका है। हम जैसे बेटी है हमारी, तो इसको ले जाओ। तो बेटी है हमारी, अब वो भी अपना कामकाजी है, सब कुछ है। लेकिन मैंने कहा कि भाई ये याद रखना, हमारी माँ ने कहा था हमसे कि भाई कितना हो कहूँ ब्याह हो, घर जाओगी तो पहले दिन आटा खुद ही गूंथना पड़ेगा, ससुराल में पकौड़ियां तुम्ही से तलवाई जाएंगी। और हम चोटी गूंथ दे रहे हैं, सास नहीं, सास के जगने से पहले जगना पड़ेगा। ये नियम अनुशासन जो माँ ने हमें बताया, हमने अपनी बेटी को भी गांठ बांध कर वही दिए। ये तुम डॉक्टर हो जाओ, तुम हार्वर्ड में काम करो, तुम यूएस में पढ़ो, लेकिन पूजा पाठ जितना तुमसे निभता जाए, जितना लोकाचार तुम निभाती चलो, पहले से इसको तय करो। लोकगीत हम दूसरों को क्या बताएंगे जो तुमको नहीं सिखाया। तो मुझे प्रसन्नता है कि मैंने घर से ही शुरू किया, कि मैंने उसको सिखाना शुरू करा कि तुम गाओ। और मुझे खुशी है कि वो लोकगीतों के जो पूरी उसका संदर्भ है, हम्म। उसका जो पूरा सौंदर्य है उसको समझती है और गाती भी है। ये सब बहुत दुर्लभ रह गया, बहुत दुर्लभ। जी, तो मैं असल में आपसे कह रहा था ना कि वो दिल बड़े होने चाहिए। आजकल लोगों का दिल बहुत छोटा हो गया सुनील जी। दिल बड़ा होना चाहिए। बड़प्पन मतलब किसी को अ, अपना बनाने के लिए झुकना भी पड़े, दबना पड़े। इसको झुकना और दबना क्या होता है? जिस पेड़ में जितने फल होते हैं वो तो झुकता ही है हमेशा। सही तो बात है। ये तो आपको जितना अपना बनाओगे झुक के दब के प्रेम के साथ, उतना ही लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। और एक बड़ा आश्चर्य होता है कि इंसान जो है परिवारों के साथ ही ठान लेता है जी। और दुनिया के लिए बड़ा अच्छा बन जाता है। हाँ, जी, ये होता है। जबकि होना ये चाहिए कि परिवार साथ है तब तो दुनिया का भी अर्थ है।
अभी विनय उपाध्याय ने भी बीच में वो भी सुन रहे हैं इसको, पूरी वार्ता को। अरे वाह, नमस्कार उन्होंने भी विनय कहा जी। कि एक इतना अच्छी वार्ता आज शाम की उपलब्धि है। विनय जी ने बड़ा सुंदर लिखा, अभी जो कार्यक्रम हुआ था उस पर भी। हमेशा ही बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी अभी आपका छपा था जो आपने भी लिखा था विनय जी। बहुत लोग हैं इसमें जुड़े हुए, मैं अब देख रही हूँ जी। हाँ, ये एक हमें अभी मुझे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना अधूरा हो गया है, रह गया है, पर यह है कि समय भी पर्याप्त हो गया है। आपको भी अपने काम होंगे ही निश्चित रूप से, इन दिनों व्यस्तता का समय है आपके लिए भी। मैं भी यहाँ ग्वालियर से बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा, हाँ, आपका हो गया तांत्रिक ग्वा- समारोह रहा होगा ना? हाँ हाँ, तो आज यहीं से जुड़ना था, जी तो जी कल जी जी। वापस जाऊंगा। नहीं, देखिए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है, और मुझे अफसोस है कि जो आप स्पेशल एपिसोड करना चाह रहे थे उसका संदेश जिस समय आया, क्योंकि पिताजी हमारे नहीं रहे थे उसके बाद 1 डेढ़ 2 महीने हम बहुत ही संदेश वगैरह व्हाट्सएप के हमने देखे ही नहीं। अभी जब भोपाल गए तब आपने दिखाया, तब तो मैंने देखा। और इसीलिए हमने कहा कि जाते जाते इसी साल में कम से कम ये बातों बातों में हो जाए। और मैं आपको बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ। एक तो क्योंकि आपने अ, मध्य प्रदेश में आपने, आपकी पूरी जो टीम है, सभी क्या संस्कृति को जो गतिमान बनाए रखा है। आज आपको भी मैं कितना 15 साल से मेरे ख्याल में जान रही हूँ, 15 16 साल हो गए। लेकिन जितनी निष्ठा से अ, आप लोग सब सरकारी महकमे में रह करके कार्य कर रहे हैं, ये तो नजीर होनी चाहिए सभी उन लोगों के लिए जो सरकारी ओहदे पे संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए हैं। और कैसे अपना काम समझ के इसको करना चाहिए। नो वंडर कि आप लोग की वजह से वहां पर अभी भी इतना अ, एक स्तरीय स्तर बना हुआ है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या स्तर बना करके रखा। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बतौर आर्टिस्ट मैंने देखा है ना आपको कि किस तरह से आप जोड़े रहे हैं। और कमाल का, स्पेशली उज्जैन का कुंभ का मुझे याद आता है। और मैं अपने लोगों को बताना जरूर चाहूंगी कि कार्यक्रम जब हमारा तय हुआ, तो उस कार्यक्रम में जब कार्यक्रम तय हुआ हमारा, उसमें एन समय पे पहुंच करके कि कोई फ्लाइट नहीं थी, मैं भोपाल आई और भोपाल से मुझे उज्जैन जाना था। और हमारे जो आयोजक जिन लोगों ने हमें बुक किया था, वो फोन उनके स्विच ऑफ थे या भगवान जाने उठा नहीं रहे थे, जो में से कोई भी सच हो। और मैंने सुनील जोई को ही पकड़ा कि भैया हमको वहां पे पहुंचवाइए, हम कैसे हैं कुंभ में, कि कोई पूछे हाल नहीं था। लेकिन अद्भुत अद्भुत ढंग से आप लोगों ने वहां पे समय निकाल कर जिस ढंग से पूरा आयोजन में आप लोगों की पूरी भूमिका थी, वो कमाल की थी, बहुत बहुत कमाल की। कुंभ का तो बहुत सारा ऐसा तजुर्बा रहा, मतलब ये सब तो हम लोग के देखिए काम का हिस्सा ही है। और लेकिन उसके बाद भी जैसे अब आप आपका कहना, आपकी दुआ जो है बड़ी है, पर कई कलाकार लोग हम जैसे लोगों से नाराज भी रहते हैं कि वो सबसे बहुत बेकार आदमी है, बोले लोग वहाँ अब देखिए, ये तो मैंने वही है, देखिए ये तो देखिए वही बात है, क्या लेना चाहते हो पर। और क्या ये क्या चीज आप देखना चाहते हो। ये तो आपकी अपनी दृष्टि है कि भाई जिस समय हमें पता था कि हम लोग को 2 दिन थे कुंभ में, कि हम ही अपने साथी कलाकारों को फोन मिला रहे थे, फोन नहीं मिल रहा था। वहां जैमर्स लगे थे, इतने वीआईपी आए थे, इतने मंच थे, इतनी भीड़ थी कि नेटवर्क वाज टोटली टॉस्ट ऑफ। तो ऐसे में कि जिस ढंग से व्यवस्था हुई, जैसे लोगों को जोड़ा, इसमें तो यही देखना चाहिए कि भाई जाते जाते बहुत सारी वहाँ गीतों लोकेश की द्विवेदी फरमाइश यही आई कह है। रहे हैं। एक कह रहे हैं ठुमरी सुनाने के लिए कपिल जी, और एक जिन्होंने हीर सुनाने के लिए भी कहा है, जो भी फिल्म का गाना आया हमारी। हाँ हाँ हाँ। तो आप क्या अच्छा, मैं तो सुनेंगे? आपसे वो कहूंगा, क्या? मैं तो आपसे मतलब जो जो मेरे अब रुचि का क्षेत्र है, पहले मैं आपको ये कुंभ का बता दूं कि जो जी कुंभ में जो सबसे बड़ी घटना हुई थी, अचानक एक दोपहर को बहुत तेज तूफान आया, ओले गिरने लगे और एक मंच ढह गया था। जी जी। और उसमें नागपुर साउथ सेंट्रल जोन ने जिन पेंटरों को निमंत्रित किया था वो डोम में नीचे दब गए थे। तो हाँ हाँ। वहां वहां मैं, अशोक और हम लोग 20वें मिनट पहुंच गए थे और फिर सबको निकाला बाहर। अगले दिन उस पंच को वापस फिर से ठीक ठाक करा दिया। उस समय कुर्सियां हवा में उड़ रही थी, वो कहीं वीडियो होगा तो मैं आपको भेजूंगा।
नहीं, पर तो तो जरूर पुस्तक आनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बताऊं होता क्या है। मैंने आपको मैं बताऊं, सरकारी अधिकारियों का सबसे हमने उस पक्ष को देखा है कि ये इतना टेकन फॉर ग्रांटेड और एक नेग्लेक्टेड पक्ष रहता है, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता कि ये आयोजन कैसे हो जाते हैं, इनकी भूमिका कैसी है। और चूंकि आपके वो कोड ऑफ कंडक्ट में है कि आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन जब आप रिटायर होंगे या जब भी होगा वो नौकरी से जब रिटायर होंगे, वैसे तो कभी कलाकार वैसे रिटायर होता ही नहीं, लेकिन आप जरूर इन चीजों को लिखें, क्योंकि ये एक प्रबंधन के बहुत सुंदर अनुभव है कि जब आकस्मिक कुछ हो जाए कैसे करें। जैसे मैं आपको बताऊं, बतौर कलाकार हम लोग के संग एज एन आर्टिस्ट आकस्मिक कितना कुछ होता है मंच पे, क्या क्या चीजें नहीं होती हैं जब परफॉर्म करते हैं। लेकिन वो ब्यूटी वही है कि 2.5-3 घंटा हम पता न चले या उससे निपट लें या हाँ, वही कैसे वही। उस चीज से जूझ लें, समझा लें। ये प्रबंधन है, ये कौशल है कि लोगों को पता न चले। आप लोग की पूरी टीम ने बहुत अच्छे से पूरा कि हमें बुलाया किसी ने, लेकिन आप लोगों ने संभाला था। बहुत 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 कमाल अनुभव था वो। हमारे तो साथी भी जो मतलब उस तरह से हैं, सब संगी साथी सहयोगी, वो सारे एक जैसे से एक वहां है, पे देखा हुआ, बहुत अच्छे। वो सब अलग अलग कमरे बने थे कलाकारों के टेम्परेरी, उस पे सबके ऊपर एक एक टंकी रखी थी 500 लीटर पानी की। तो बहुत से कलाकार नल खुला छोड़ के चले जाते थे, तो रात को हम लोग वहां छत पे चढ़ के भरते भी थे पानी। अब सब किससे कहोगे आप नल खुला छोड़ के बच जाइए। तो बहुत बहुत मजा भी आता था उसका, कि वो रात हाँ को हाँ, थक हार बहुत गए, अच्छे। 2-2:30 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, तो फिर वहां छिपरा में नहाने वाने चले जाते थे सब लोग। मैं तो जैसे सो जाता था, वे लोग फिर सुबह 10 बजे तक लौट के आते थे, तो वो सब बड़ा एंजॉय करते थे। खाने को लेकर एक होता था कि बहुत सारी मिर्च का केटरर है, वो मिर्च का खाना इसलिए बना देगा कि लोग दोबारा सब्जी ना ले। तो हमने कहा जी, भैया, ये अस्पताल में सब भर्ती भी तो होंगे, हम ये भी नहीं चाहते कि किसी का कोई देहांत हो जाए या कोई भर्ती हो अस्पताल में, कोई अपने घर से अच्छा अच्छा आया, अच्छे अच्छे वापस जाए। ऐसे बहुत सारी माइन्यूटली चीजों का ध्यान रखना पड़ा बिल्कुल बिल्कुल। कि इन वो। बातों को कहते मुझे उनका ध्यान आ रहा है। वो जो हम जब भी भोपाल आते हैं तो हमेशा हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए आती हैं जो महिला एक हैं, जो मंच पे आकर सम्मान देती हैं, चुन्नी उड़ाती हैं। एक हाँ हाँ। वो वो परसाई जी निमाणी, की। जी, निमाणी कवित्री है, वो है, गीतकार है, गायिका। अभी जो आई नहीं, थी इस बार भी मिली। जो अभी आई थी वो नहीं। एक हाँ जो 70-75 साल की भारत भवन में भी जब जब गाया, या हाँ ये हाँ, अच्छा काम, अच्छा, वो हाँ, वो स्वयं भी गाने लगती है वो। वो स्वयं नाचने लगती है और गाने लगती हाँ हैं हाँ और खड़े होकर हाँ के मंच पे आशीर्वाद, सभागार में खड़े होकर की मालिनी मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। हाँ, और वो मैं डिक्लेयर करती है लगभग। आदत हो गई कि मैं भोपाल अब की बार भी आई तो कोविड अब की बार था, मैं उनको ढूंढ रही थी, तांडेर जी के कार्यक्रम में भी आई थी। और वो हाँ हाँ तांडेर जी ने मेरा सम्मान किया अभिनव कला से, वो बोले कि अब हम भी सम्मान करेंगे, तो वो मेरे लिए चुन्नी और 21 रुपए का उन्होंने शगुन लेकर आई थी। अब ये जो इतनी बड़ी कमाई है ना ये, कि आपको वो अ, मतलब ये तो अनिवर्चनीय आनंद है, इस प्रकार का आनंद, प्यार और मोहब्बत पाना सुनने वालों से। जी। अब कुछ गा करके जाएंगे। जी बिल्कुल, तो आप बताए ना क्या सुनेंगे, वही तो पूछ रही हूँ। ठुमरी हम गाऊं असल में कि ये, गीत सुनाऊं? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि वो क्या, जोर लगा के हईशा है, दम लगा के हईशा में आपने गाना गाया अभी जो गाया है? इससे पहले यशराज की फिल्म में जो गाना था। अच्छा, वो सुनना है। अच्छा। वो तो या हम्म, जी। जो यहाँ जो उपस्थित है वो कुछ कह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर लगे तो वो कर दीजिए। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है जो हीर आई है। हाँ, वैसे वो गा हम्म, अरे यार, रंज इश्क का क्या जाने पीर फकीर, ये तो राधा जाने या फिर जाने
ही बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। आप ही अपनी पीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है। खुद अपनी जंजीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। इसका एक अंतर और सुने, दीप्ति मिश्र जी ने बड़ा अच्छा लिखा। घर की हूँ मैं, हूँ घर बार। बड़ा प्रासंगिक है क्योंकि अभी बातें चल रही थी इसी पर। घर की हूँ मैं, हूँ घर बार। देहरी की तकदीर हुई मैं, देहरी की तकदीर हुई मैं। बिन रांझे की हीर हुई मैं। जी, बहुत सारा आभार, बहुत सारा। बहुत बहुत आभार। इतने सारे अभी बहुत दिनों से मैं भी इधर हमने कोई इधर इंटरव्यू दिए हैं ना, इधर हम लाइव आए हैं करीब मेरे ख्याल महीना भर 2 महीने से। तो इतने गानों की फरमाइशें आ रही हैं, और आपके साथ ही साथ ये हम खुशी की खबर यहाँ पर सबको साझा करते चले कि बिटिया हाँ, के विवाह के साथ साथ बेटे का ब्याह वाह, रचने जा रहे हैं, बहुरिया लाने जा रहे हैं। तो बहुत ये एक इसलिए व्यस्तता पिछले कुछ समय से अ, दूसरी तरफ है, और इसी वजह हाँ, से आज आपने जब बोला तो मैंने कहा इतना सुंदर अवसर है, मैं इस साल में ही इस पूरे अ, वादे को पूरा करूंगी, और ये मनाते हुए कि ये पूरा वर्ष अ, जो सिखा के गया है उन सीखों को ध्यान में रखते हुए जितना दुखद स्मृतियां हैं, वो सारी पीछे छूट जाएं, और नया वर्ष, नया उत्तरायण हम लोग के लिए बहुत सुखद, स्वस्थ, स्वास्थ्य और सार्थकता लेकर के आए। बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत आभार इतने मन से जुड़ने के लिए। हाँ, लगातार साथ रहे सब लोग, और जी, आपको इस बहुत पूरी आभार इस पूरी सबको। बातचीत को जीवंत बनाया सभी ने। सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। कितने गाने और लिखते चले जा रहे हैं सब, वही हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।